नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर आते हैं और आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पे हम नजर डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे बारिश के समय कृषि यंत्रों का रखरखाव आप कैसे कर सकते हैं और साथ ही बात होगी आम के बागों में समसामयिक कार्यों की, यानी कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 6100113060, साथ ही 6100113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीके साहू जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि प्रणाली एवं पठारी अनुसंधान केंद्र रांची झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर जयपाल। नमस्कार। नमस्कार। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि पहले हम बात करेंगे अभी जिस तरीके से बारिश का समय चल रहा है और ऐसे में जो हमारे कृषि उपकरण हैं वहाँ पर किस तरह की सावधानी हमें रखनी चाहिए जिससे उनका बेहतर इस्तेमाल जो है वो आने वाले समय में भी हम कर पाएँ। इस बारे में डॉक्टर साहू आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग हमारे जो कृषि यंत्र हैं कुछ हस्तचलित भी होते हैं, विद्युत चलित भी हैं, तो इनकी अगर देखरेख हम करेंगे, इनका प्रबंधन अगर हम सही से करें, देखभाल इनकी करते रहें तो कितना अच्छा रहता है इन उपकरणों के लिए और मशीन के लिए। देखिए, कोई भी कृषि यंत्र हो, चाहे वो हस्तचालित हो, चाहे आपकी विद्युत चालित हो, ट्रैक्टर ऑपरेटेड हो, कुछ भी हो, बारिश के समय से तो उसको पानी से बचाया जा सके जी। तो उसके लिए अगर आपके पास शेड है, आप शेड में रख लीजिएगा तो उससे वो बच जाएगी जी। दूसरे, अगर शेड वगैरह के प्रबंधन नहीं है तो सबसे बढ़िया तरीका है टारपोलिन में उसको ढक के रख लीजिए। अगर टारपोलिन का भी प्रबंधन नहीं है तो पॉलीथीन में ढक के उसको अच्छी तरीके से बांध लीजिए जी, जैसे पानी उसके अंदर ना जाए, क्योंकि पानी अगर जाती है जिसमें जंग लगने का संभावना होती है, और विद्युत चालित अगर है, विद्युत मोटर वगैरह से पानी अगर अंदर घुस जाती है वो खराब होने की चांसेस है जी। और जब जो आपकी सीजन होती है उसी टाइम अगर आपकी खराब हो जाती है, कोई भी यंत्र, कृषि यंत्र खराब हो जाती है, उसमें भारी नुकसान की संभावना है जी। क्योंकि उसी टाइम अगर आपको स्पेयर पार्ट्स वगैरह नहीं मिलेगा तो आपको कृषि कार्य करने में भी दिक्कत होगी। और एक चीज तो किसान भाइयों को समझ में आ गया होगा, कोरोना के समय में कृषि यंत्र ने कितना मदद किया है। जी बिल्कुल। और कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया जिंदगी में, तो और कृषि यंत्रों के वजह से हमारे जो खाद्यान्न की जो आपूर्ति है वो बराबर बरकरार रहा जी। और एक चीज भी मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, बाकी कोरोना के समय में गाड़ियों का जो आपके आंकड़ा है, सेल का आंकड़ा है, वो कम हुआ जी, जबकि ट्रैक्टर की सेल का आंकड़ा बढ़ा हुआ है। यानी जो आवश्यकता थी वो ज्यादा महसूस की गई। बिल्कुल। और उसी तरीके से देखिए, जो हमारे कृषि उपकरण हैं वो लगातार इसी तरह सुचारू रूप से काम करते रहें, इसलिए जरूरी कुछ और भी सावधानी हमें रखनी होगी, उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। आधुनिक खेती के लिए कृषि यंत्रों का रखरखाव बहुत जरूरी है। बारिश के दिनों में यंत्रों की विशेष देखभाल रखें। रखरखाव से कृषि यंत्रों से लंबे समय तक लाभ लिया जा सकता है। साथ ही अच्छी देखभाल से रखरखाव पर कम खर्च करना होता है। किसान खेतों की जुताई से लेकर फसल की कटाई का काम कृषि यंत्रों से सरल और कम समय में करते हैं। रोटावेटर, हैप्पी सीडर, रोटो सीड ड्रिल, स्ट्रॉ रीपर, निराई गुड़ाई के स्वचालित यंत्र, लेजर लैंड लेवलर, स्वचालित और ट्रैक्टर चालित छिड़काव का यंत्र किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। लंबे समय तक इनसे काम लेते रहें, इसके लिए रोज काम शुरू करने से पहले और बाद में यंत्रों की साफ सफाई करनी चाहिए। मशीन के बेयरिंग या अन्य घूमने वाले भागों में मोबिल ऑयल, ग्रीस अवश्य डालें। बेयरिंग के ढक्कन को ढक कर रखें। कृषि यंत्रों के जो भाग घिस गए हैं उनमें धार लगा लेनी चाहिए। बीज और उर्वरक, बुवाई यंत्र व फसल सुरक्षा यंत्रों का परीक्षण के अंतर्गत कैलिब्रेशन करके समायोजन कर लेना चाहिए, जिससे उचित मात्रा में बीज उर्वरक डाला जा सके। ट्रैक्टर के ब्रेक, तेल का स्तर, फिल्टर आदि को जरूरत के हिसाब से ठीक ठाक कर लेना चाहिए। कृषि यंत्रों को प्रयोग करने के बाद
ठीक ढंग से साफ करना चाहिए ताकि धूल, मिट्टी आदि निकल जाए। सभी प्रकार के स्प्रेयर के नोजल के छिद्र अच्छी तरह से साफ कर लें और दवाई टैंक को धोकर रखें जिससे जंग इत्यादि न लगे। तो जाना आपने किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से जो कृषि उपकरण हैं इनकी देखभाल या इनका जो प्रबंधन है वो हमें अपनाना चाहिए। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर जयपाल जी का भी। डॉक्टर जयपाल, जानना चाहेंगे आपसे, अगर आम के बागों की अभी हम बात करते हैं, अभी क्या स्थिति है आम के बागों की? अगर आम के बागों की अभी इस समय में, क्योंकि आम का जो तुड़ाई होना था वो हो चुका है जी, और इस समय में आप अगर देखेंगे तो उसमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ जिसको बोलते हैं वो चल रही है। तो इस समय किसान भाइयों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कुछ क्रियाएं हैं जो अभी करने से उसका फलन अच्छा होता है जी। उसमें अगर अलग अलग भागों में बांटते हैं तो सबसे पहला है सिंचाई प्रबंधन, पोषक तत्वों का प्रबंधन जी, छत्रक नियंत्रण जिसको हम कैनोपी मैनेजमेंट बोलते हैं, इसके साथ में कीट एवं बीमारियों का नियंत्रण। ये किसान भाइयों को साल भर ध्यान रखना पड़ता है। इसी समय में अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि कीट, बीमारी और सिंचाई का प्रबंधन, पोषक तत्वों का प्रबंधन अभी से नहीं करेंगे तो जो आने वाला समय है तो उस फलन प्रभावित होता है जी। ये मुख्य बातें हैं, ध्यान में रख जी। तो इनके बारे में जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। विस्तार से आपसे इसके बारे में हम जानकारी लेंगे डॉक्टर जयपाल, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर भी। इस माह में आम के पेड़ों में गोदांतरी की रोकथाम के लिए प्रति पेड़ 50 ग्राम जिंक सल्फेट, 250 ग्राम कॉपर सल्फेट, 125 ग्राम बोरेक्स व 100 ग्राम बुझा हुआ चूना मिट्टी में मिलाएं। किसान इस बात का ध्यान रखें कि चूने की मात्रा 10 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेड़ों में ही दें। साथ ही जिन इलाकों में बारिश न हो रही हो वहां उर्वरक देने के बाद हल्की सिंचाई करें। इस समय रोगों की रोकथाम के लिए सही कदम उठाएं। एंथ्रेक्नोज रोग व लाल रतुआ, जिसे रेड रस्ट भी कहते हैं, इससे बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सितंबर माह में यदि पेड़ पर प्ररोहशोथ यानी शूट गॉल बनाने वाले कीट का प्रकोप दिखता है तो मोनोक्रोटोफॉस 0.05% या डीमेथोएट 0.06% का छिड़काव करें। सितंबर माह के अंत तक और अक्टूबर माह की शुरुआत में पेड़ों के नीचे की मिट्टी की सफाई करनी चाहिए। इस दौरान खरपतवारों को भी निकालने का काम किया जा सकता है और जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। पेड़ों की रोगग्रस्त शाखाओं की छटनी भी इसी समय कर सकते हैं। शाखाओं की छटाई के बाद ब्लाइटॉक्स 50 के घोल का छिड़काव करें। आम में आमतौर पर गुच्छा रोग देखा जाता है, जिससे पैदावार काफी कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित गुच्छों को काटकर नेप्थेलिन एसिटिक एसिड का छिड़काव करें। इस माह पानी की सही निकासी के लिए नालियां बना लें। पेड़ों में अगर जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो 0.4 जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आम में पुष्पन को विनियमित करने के लिए पेक्टोब्रोटाजोल को ड्रिप लाइन में बने खंदकों में डालें। तो जाना आपने किस तरह का प्रबंधन या कौन कौन से कृषि कार्य हैं जो कि आवश्यक हो जाते हैं आम की तुड़ाई के बाद भी। और आपको बता दें हमारे साथ अब दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ, इस समय मौसम चल रहा बरसात का, तो ऐसी दशा में हमें बागों में कौन कौन से रख रखाव करने की जरूरत है, क्या ध्यान है? और बरसात की तुलना में जो हमारे कृषि यंत्र रखते हैं उसमें कौन से रख रखाव रखें, कौन सा ध्यान रखें जिससे हमारे यंत्र सुचारू रूप से चल सकें? चलिए, बिल्कुल इसी के बारे में हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं। मैं चाहूंगा पहले यहाँ डॉक्टर साहब आप बता दें जो कृषि यंत्र हैं उनकी किस तरीके से देखभाल करनी होगी। देखिए, बागों के लिए जो भी कृषि यंत्र है उसके लिए भी कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भी आप शेड के अंदर रखिएगा। अगर शेड के अंदर आप रखेंगे तो आपकी जंक नहीं लगेगा जी। उसमें आपको फायदा पहुंचेगा। और रही एक चीज मैं पहले भी बताना चाहता हूं, हमारे क्या आदत होती है, एक बार सीजन खत्म हुआ
उसको हम साफ सुफ ना करके ऐसे ही रख देते हैं और ये सोचते हैं जब सीजन शुरू होगा उसको ढंग से रख लेंगे। यानी जब काम निकल गया तो ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ, काम निकल गया तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा, धूल मिट्टी वगैरह सब हटा दीजिएगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जैसे उर्वरक है, उर्वरक अगर कहीं भी रह जाता है वो उर्वरक से गल जाता है। कोई भी मशीन पार्ट जो है कृषि यंत्र का, वो पार्ट जो है गल जाता है। तो इसीलिए उसको अच्छी तरीके से धो दीजिएगा, धो के सुखा के रख लीजिए। और पहले भी मैंने बताया है, अगर आपके पास शेड का प्रबंधन नहीं है, उसको पॉलीथीन में ढक लीजिएगा, उसको अच्छी तरीके से बांध लीजिए, जैसे मिट्टी, धूल और आपकी पानी का स्पर्श उसमें ना आए। और कहीं अगर जंक लगी हुई है, जंक को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा, उसको जहां पेंट करने का सुविधा है वो पेंट भी कर लीजिए। और एक चीज और भी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, जो आपके घुमावदार जो है उसमें ग्रीजिंग वगैरह करके अगर थोड़ा सा तेल वगैरह लगा के रख लेंगे, मिट्टी का तेल वगैरह लगा के रख लेंगे, उसमें जंग कम लगेगी और वो आपको आगे की सीजन के लिए फायदेमंद साबित होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से हमें देखभाल इनकी करनी होगी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नईमुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हैं झांसी उत्तर प्रदेश से। जी बहुत बहुत स्वागत आपका नईमुद्दीन जी। जी नमस्कार। निवेदन ये है साहब कि 2-3 साल खूब मीठा फल आया दशहरी आम में मेरे जी, और खूब आकृति भी बड़ी थी उसकी, लगभग 1.5 पाव से ज्यादा फल में वजन था और उससे खूब मिठास थी। अब ये धीरे धीरे खटास आने लगी, आकृति भी छोटी हो गई। उपाय बताने की कृपा करें, आभारी रहूंगा। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर जयपाल क्या सुझाव देना चाहेंगे? ना सिर्फ आम का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है और मिठास की जगह हल्की जो खटास है वो अब फल में आने लगी है। साथ ही इससे पहले भी जो दर्शक जुड़े थे वो भी जानना चाह रहे थे कि बारिश के समय में किस तरह की देखभाल हमें कर लेनी चाहिए आम के बागों में। जी अभी जैसे इन्होंने किसान जो पूछे हैं उनका क्वेश्चन था कि उनके आम के फल का जो साइज है वो छोटा होने लगा और मिठास कम होने लगी है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर 1-2 बार इन्होंने बोला कि पहले इनका उपज अच्छा हुआ था और अब उपज भी कम होने लगी है। ये पोषक तत्वों का जो उचित प्रबंधन है उसके नहीं करने की वजह से ये ऐसी समस्या आमतौर पर आम की जो अधिक उपज देने वाली जो किस्में हैं उनमें देखी गई है। तो इसलिए इनको जो पोषक तत्वों का प्रबंधन है वो अभी करना है, तो उसके खेतों में अभी इनको डालना है। जैसे कि इनके अगर पौधा 10 साल का हो गया हुआ, हम अनुमानित तौर पर देख रहे हैं, तो उसमें 1 केजी के लगभग नाइट्रोजन, आधा केजी फास्फोरस और 1 केजी पोटेशियम के हिसाब से खेत में डालना। जो आम का जो पौधा है उसके पास में ट्रेंच बना करके डालना है। इसके साथ में अगर 10 साल का पौधा है तो 50 से 60 केजी गोबर की सड़ी हुई खाद जी, जो पोषक तत्व मैं बता रहा हूँ वो इनको साल में 3 बार डालने हैं। एक जैसे ही फल तोड़ लेते हैं उस समय में, दूसरा अभी के समय में जो सितंबर अक्टूबर का महीना है इस समय में दूसरा जो स्प्लिट है उसको डालें। और तीसरा भाग, क्योंकि इनके फलों का जो मिठास घट रहा है और फलों की साइज भी घट रही है, तो तीसरा जो डोज स्प्लिट करके 3 भागों में बांटा हुआ है, वो फल जब जमाव हो जाए, फल जमाव होने के बाद में जैसे फल का टिकोरा छोटा छोटा मटर के दाने के जैसा रहता है, उस सब में इन पोषक तत्वों को डालें। और अगर पत्ती इनको लग रहा है कि पीली पड़ रही है तो पुष्पन से पहले 3% यूरिया का छिड़काव जरूर करें। ऐसे करने से और इनके साथ में जिंक और बोरोन की मात्रा को बनाए रखने के लिए 100 ग्राम के लगभग जो जिंक है उसको अभी डालें या तो आम का जो फल है उसके तोड़ने के बाद भी डालकर। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं, जैसा डॉक्टर जयपाल आपने भी यहाँ बताया कि किस तरीके से अलग अलग अवस्थाएं जो है, और अमूमन हम देखते हैं जब फल जब सेट होने लगता है तब हमारे जो किसान हैं तब सोचते हैं कि अभी अगर पोषक तत्व दे देंगे तो ज़्यादा अच्छी जो फलन है वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुड़ाई के बाद और अभी का जो समय चल रहा है इसमें भी आपने जानकारी दी कि किसानों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रामपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं यमुनानगर हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका रामपाल जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जो कृषि यंत्र है ये अनुदान पे कौन से मिलेंगे? ये आपको अनुदान पे कहाँ से मिल सकते हैं? चलिए, रामपाल जी जानना चाह रहे हैं, यमुनानगर से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहू, कहाँ से इनकी उपलब्धता हो सकती है अनुदान पर?
रामपाल जी, आपकी कृषि विभाग जो है कहीं भी हर स्टेट में, हर राज्य में और हर जिले में कृषि विभाग होते हैं, और कृषि विभाग में आप जाकर जानकारी ले लीजिए, क्योंकि हमारा ये माना जाता है अनुदान तो मिलती है राज्य सरकार से, तो राज्य सरकार आपकी अनुदान वो भी देगा जो भी कृषि यंत्र के ऊपर अनुदान उपलब्ध है जी। हर कृषि यंत्र के ऊपर अनुदान उपलब्ध नहीं है, और आप जाकर के वहाँ जो कृषि अभियांत्रिकी से जो यांत्रिकी से जुड़े हुए हैं या कृषि के साथ जो विभाग है उनसे आप जानकारी ले लीजिए। अनुदान राशि जो है वो एक 50% तक मिल जाता है, या कभी कभी वो ज़्यादा मिलता है। जैसे आपकी अगर सिंचाई वगैरह उपकरण है उसमें 90% तक भी आपको अनुदान मिल सकता है, पर उसके लिए आपको जो जिला अधिकारी में, जो कृषि विभाग में जुड़े हुए हैं अधिकारी, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा जी। और हर राज्य के लिए वो अलग अलग अनुदान राशि है, इसीलिए ये बताना मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए राज्य पर निर्भर करता है और अलग अलग राज्यों की अलग अलग योजनाएं भी चलती हैं किसानों के लिए। जो अनुदान की हम कह सकते हैं जो आंकड़ा है वो अलग हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही एक और विकल्प आपके पास है। आप कस्टम हायरिंग सेंटर जा सकते हैं और वहां से भी जो आपकी आवश्यकता है, जिस मशीन की, जिस उपकरण की, वो आप ला सकते हैं और अपना काम करने के बाद वो वापस वहीं पहुंच जाएगा, तो आपकी आवश्यकता भी पूर्ति हो जाएगी और आपका इतना ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। फिलहाल आगे भी इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं बारिश के इस मौसम में किस तरीके से जो कृषि यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनका रखरखाव आपको करना चाहिए। और आम के फल अगर आप खाते हैं या आपका बागीचा है तो वहाँ पर देखिए किस तरीके की देखभाल आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ना सिर्फ आम की जो मिठास है वो बरकरार रहे, फलन जो है वो आपको अच्छा मिलता रहे, इसके लिए सावधानी अपनानी बेहद ज़रूरी है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, निज़ाम जी हमारे साथ जुड़े हैं महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो 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 नमस्कार सर। जी नमस्कार, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें। नमस्कार सर। जी नमस्कार, निजाम जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी मिल रहा है जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मेरा कहना ये है सर कि जो मेरा आम का पौधा है जी। हाँ जी सर मिल रहा है। मेरा कहना ये है सर कि मेरे आम का पौधा है जी, वो जो है उसकी आधी पत्तियां जो है सूखी सूखी रहती हैं और आधी हरी रहती हैं। उसके लिए हमको सवाल था उसमें अभी हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। जी, ये कितना पुराना है आपका जो बता रहे हैं आम का पौधा? हेलो, लगातार दर्शकों से अपील हम करते हैं। पौधा 6 पेड़ है सर। जी चलिए बिल्कुल, डॉक्टर जयपाल क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? जी, इन्होंने जैसे बता रहे हैं कि इनके आम की जो पत्तियां हैं वो सूख रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनके जो आम में कुछ कुछ डालियां सूख रही होंगी और लगता है कि 10 साल से ज़्यादा का पौधा या फिर उससे पहले भी होगा,
तो उसमें जो कुछ डालियां सूखने की जो समस्या है वो आती है। डाई बैक जो एक बीमारी है उसकी वजह से आती है। तो इसमें कुछ शाखाएं सूख जाती हैं। तो किसान जो अभी जो बात कर रहे थे, उनको पहला जो जरूरी ध्यान देने की जरूरी है कि उनका जो या तो तने पे या जो शाखाएं हैं वहां पर कहीं कहीं पर ध्यान से देखेंगे तो गोंद जैसा निकला हुआ होगा और जो छाल है वो फटी हुई होगी। तो ये जो लक्षण है वो डाई बैक बीमारी के लक्षण हैं। तो इस बीमारी से रोकथाम के लिए जो भी रोग ग्रसित शाखाएं हैं उनको काट करके वहां पे जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या बोर्डो जो पेस्ट आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लू कॉपर के नाम से मार्केट में मिल जाता है, उसका नीम के तेल में या करंज के तेल में घोल बना करके लेप बना ले। और जो कटा हुआ पार्ट है वहां पे जैसे आप जिस शाखा को काट दे रहे हैं उसके ऊपर में लेप करिए और जहां पर गोंद निकला हुआ है या कटी की जो जहां पे मैंने पहले भी बोला है कि अगर छाल कटी हुई है और गोंद निकल रहा है तो उसको थोड़ा सा किसी शार्प चीज से हटा करके वहां पे लेप लगा दें। और इसके साथ में ही जो पूरा पौधा है उसके ऊपर में ब्लू कॉपर या जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है ब्लू कॉपर के नाम से मिलता है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का अभी एक छिड़काव करें और उसके बाद में 15 से 20 दिन के बाद में दूसरा छिड़काव करें। और पहले बात कर रहे थे पोषक तत्वों का जरूर अच्छे से प्रबंधन करें। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो प्रबंधन है वो हमें करना चाहिए। साथ ही यहाँ डॉक्टर साहब हम लगातार बात कर रहे हैं कि बारिश के समय में किस तरीके से हमारे जो कृषि उपकरण हैं उनका ख्याल हमें रखना चाहिए। और आमतौर पर हम देखते हैं कि कई मशीनें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल जो है अलग अलग फसलों में किया जाता है, तो वहाँ भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखिए कृषि यंत्र, हर कृषि यंत्र की सावधानी बरतने की आवश्यकता है जी, क्योंकि जैसे कोई अगर किसी के पास गाड़ी है, कार है, उसके लिए एक यूजर मैनुअल मिलता है जी। यूजर मैनुअल के हिसाब से ये कहा जाता है भाई आप 3 महीने में एक बार पहला सर्विसिंग करवा लीजिए, फिर 6 महीने में एक सर्विसिंग करवा लीजिए, 1 साल के बाद एक सर्विसिंग करवा लीजिए जी। ऐसे कृषि यंत्र में आजकल जो अच्छे कंपनियां हैं वो उसके साथ यूजर मैनुअल देते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है यूजर मैनुअल को अच्छी तरीके से पढ़ ले और उसमें घंटे के हिसाब से 50 घंटे अगर किसी कृषि यंत्र ने आपने इस्तेमाल कर लिया उसमें क्या क्या करना है वो अच्छी तरीके से बताया जाता है जी। और हमें अगर स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर किसी कृषि यंत्र के बारे में बताएं तब हम उनके कितने घंटे में क्या क्या किया जा सकता है वो मैं बता सकता हूं जी। और फिलहाल इतना ही मुझे बताना है, जैसे कोई सीजन खत्म हुआ उसको अच्छी तरीके से साफ सुफ करके सुखा के रख लीजिए अगले सीजन के लिए। और अगर मैं कहूं जैसे स्प्रेयर की अभी बात अगर हम करेंगे जी, स्प्रेयर में जो घोल वगैरह है वो अगर रह जाता है स्प्रेयर के अंदर, टैंक के अंदर रह जाता है, वो अच्छे आगे के लिए खराब करती है, स्प्रेयर को खराब करती है जी। तो उसका नजल वगैरह जैसे चोक ना हो, एक बार स्प्रेयर का इस्तेमाल आपने कर लिया उसको अच्छी तरीके से फिर पानी में अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे वो नजल वगैरह खुल जाए उसका ये खुल के रखें और अगले जब इस्तेमाल की नौबत आएगी वो आपको अच्छे सर्विस देगा। तो बिल्कुल देखिए ये इन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए कि जैसे ही हमारे जो उसका उपयोग हम कर लेते हैं उसके बाद उसको सही तरीके से रखें और जब हमारी दोबारा आवश्यकता है तो तब उसको हम उसी तरीके से प्रयोग में लाएं जिससे किसी भी तरह की कोई समस्या जो है हमारे यंत्र में ना हो। फिलहाल हमारे साथ बबलू जी जुड़े हैं फोन लाइन पर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो नमस्कार सर, मेरा नाम बबलू मिश्रा है, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी बबलू जी बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? जी जैसे मेरे काम का पेड़ है जी, तो फल आते थे एक साल गैप दे करके, लेकिन अभी 3-4 साल से कंटिन्यू उसमें फल ही नहीं आ रहा है। एक मतलब उसमें फल अब नहीं आ रहा है 3-4 साल से? जी चलिए बिल्कुल। डॉक्टर जयपाल कुछ और जानकारी आप लेना चाहेंगे? जी कितने साल का पौधा है कि पेड़ कितने साल का, जो पौधा है वो कितने साल का है? बबलू जी के साथ हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है यहाँ पर जयपाल जी। हाँ, इनका जो समस्या था कि एक बार इनका जो फलन हुआ था वो हुआ, लेकिन अभी आम में तो इनका जो फल लगना है वो बंद हो चुका है जी। तो ये जो परेशानी है वो होती है कि कई बार, क्योंकि मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि कितने साल का पौधा है,
तो जैसे ही हम पौधा लगाते हैं और 3-4 साल में ही उसका फलन लेना शुरू कर देते हैं, तो पहले तो 2-4 फल लग जाते हैं, लेकिन उससे पौधे का ग्रोथ रुक जाता है और बड़ा नहीं होने की वजह से उसमें फिर फलन नहीं होता है। एक समस्या तो ये है कि अगर उनका पौधा पुराना है और उसमें फलन नहीं हो रही है, तो उसके लिए इनको जो मुख्य रूप से सावधानी जो बरतने की आवश्यकता है वो है पोषक तत्वों का प्रबंधन। दूसरा और उसके साथ में अभी से एक स्प्रे भी उनको करने की जरूरत है। एक पोटेशियम नाइट्रेट जो पोषक तत्व आता है उसको 1% का, मतलब कि 10 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला करके अक्टूबर के महीने में छिड़काव करें, और जैसे ही दिसंबर का महीना आता है तो उसमें नैप्थेलिक एसिटिक एसिड जो NAA है, प्लेनोफिक्स के नाम से मिलता है, उसको 1 ml 4 लीटर पानी के हिसाब से नवंबर और दिसंबर के महीने 15 से 20 दिन के अंतराल पर 1 से 2 स्प्रे करें, तो जो पुष्पन है वो जरूर इनका वापस से आना शुरू कर देगा। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो फलन है वो हो सकता है। और साथ ही डॉक्टर जयपाल, अगर देखा जाए जो हम जब कैनोपी मैनेजमेंट की बात करते हैं यानी छत्रक प्रबंधन की जब बात करते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण और इसका कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इस बारे में आपसे मैं जानकारी लूंगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर नमस्ते सर, मेरा सवाल ये था सर कि जो आम के पत्ते हैं उन पर कभी कभी है ना जो सफेद सफेद धब्बे रहते हैं, मतलब चूने के जैसा जी, तो इससे कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं है? और सर दीमक भी लगती है सर, नीचे नीचे ऊपर तो नहीं, लेकिन दीमक भी कभी कभी देखते सर, ये इसकी कोई बचाव बताया सर इसको। जी बिल्कुल, डॉक्टर जयपाल क्या जानकारी देना चाहेंगे? तो ये धब्बे, पत्तियों पर धब्बे बता रहे हैं सफेद रंग के, तो ये कीट होता है जिसको मीलीबग और स्केल इंसेक्ट हम बोलते हैं। कुछ ये बता रहे थे कि चूने जैसे दिखते हैं, ये वाकई ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन ये रस चूसने वाले कीट होते हैं जिनको मीलीबग और स्केल इंसेक्ट बोलते हैं। ये कीट पौधों से रस चूसते हैं, जिससे पौधा कमजोर बनता है और उसके ऊपर में कई बार देखते हैं सूटी मोल्ड नामक बीमारी भी आ जाती है। तो इसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो इसके नियंत्रण के लिए जिन शाखाओं पर इनका ज्यादा लगा हुआ है कीट, उन शाखाओं को काट करके जला दे पहला, क्योंकि इस कीट पे इसका जो फैलने की क्षमता है बहुत जल्दी से फैलती है, और स्प्रे जो भी करते हैं इंसेक्टिसाइड का, कीटनाशकों का, उसका इफेक्ट बहुत कम होता है। तो जो शाखाएं इस कीट से रोग ग्रसित ज्यादा है उनको काट करके जला दें। तो इसके साथ में अगर पेड़ में पूरे में फैल चुका है तो उसके लिए अभी के समय में क्यूएनरफोस जो इकालेक्स के नाम से मिलता है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करें। तो इस कीट ऊपर चढ़े हुए हैं, स्केल इंसेक्ट और मीलीबग, इनके नियंत्रण में काफी सहायक होगा। जी बिल्कुल। दूसरा एक सवाल और था कि इन दीमक की बहुत ज्यादा समस्या है आम के बगीचों में, तो प्राय देखते हैं दीमक बहुत ज्यादा, अभी के समय में देखेंगे तो उसके ऊपर में मिट्टी चढ़ा देती है दीमक। तो इस दीमक की रोकथाम के लिए ध्यान दें कि जो पौधा है उसके आस पास में जो जितना जहाँ पे उर्वरक डालते हैं, और दूसरा जो गोबर की खाद ये डाल रहे हैं, उसमें अपना जो क्लोरपाइरिफॉस डस्ट आता है 50 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से कीटनाशक डाल सकते हैं। जी, यदि उनको देसी तरीके से इलाज करना है तो इनके पास में नीम या जो करंज इनकी पत्तियां होंगी, इन पत्तियों को काट करके जो चारों तरफ खाला है आम का, वहां पे इन पत्तियों को डालें, जिससे आपका दीमक जो ऊपर चढ़ने वाली जो समस्या वो नहीं रहेगी। और इसके साथ जिन पे चढ़ चुकी है उनको साफ करके और चूने से पुताई कर दे, तो दीमक का नियंत्रण काफी हद तक इनका अच्छे से हो जाएगा। इसके साथ क्योंकि दीमक के नियंत्रण के लिए खास बात यह भी है, क्योंकि जितना भी बगीचा होता है उसमें पुताई नहीं करने से जगह जगह दीमक के घर बन जाते हैं, तो उनको तोड़ करके नष्ट कर दे, क्योंकि उनमें उनकी जो रानी दीमक है वो रहती है, और उसकी वजह से जो मजदूर है वो आकर के आपके आम को नुकसान पहुंचाते हैं।
जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आप सही प्रबंधन जो है वो अपना सकते हैं, और ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि लगातार जो हमारे दर्शक हैं यही जानने की कोशिश भी वो करते हैं कि किस तरह का प्रबंधन हम अपनाते रहें जिससे जो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो ना हो। साथ ही डॉक्टर साहू आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब हम सिंचाई वाले यंत्रों की बात करते हैं जो कि हमारे कृषि में जिनका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनका इस्तेमाल अधिकतर हमारे जो किसान हैं वो करते ही हैं। सिंचाई के जो यंत्र होते हैं उसमें कुछ मोटर लगे रहते हैं। जो मोटर जो है उसको तो आप पानी से जरूर बचा के रखिएगा जी, क्योंकि मोटर के अंदर, बिजली के मोटर के अंदर का अगर पानी जाता है तो उसमें दिक्कतें होती है। तो ऐसे देखा जाता है जो सिंचाई के मोटर जहां लगी रहती है उसके ऊपर शेड बनी रहती है जी, क्योंकि बिना शेड से वो मोटर को आप ये नहीं रख सकते। अगर कभी कभार बारिश का छींटा आ गया है उसके ऊपर आप पॉलीथीन ढक लीजिएगा। और एक सिंचाई के जो प्रबंधन होती है उसमें जो नजल्स का सफाई रखना ये बहुत बड़ा जरूरी होती है क्योंकि नजल की अगर आप सफाई नहीं रखेंगे, उसका जो छोटे छिद्र होती है वो छिद्रों को साफ सफाई रखेंगे तब वो आगे भी अच्छे तरीके से काम में आता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। तो हम ऐसे करते हैं जैसे एक बार आपकी स्प्रे हो गया है उसके बाद फिर दोबारा पानी ही चला लिया जाता है। पानी चला देने से वो नजल साफ भी हो जाता है और पाइपलाइन से वो पानी भी अगर कुछ रह, जो आपकी उर्वरक कुछ रह जाता है वो भी सफाई हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने से आपकी सिंचाई के जो यंत्र है वो आजकल तो और भी जो सूक्ष्म सिंचाई के लिए आपकी ये स्प्रिंकलर आ गई है जी, और ड्रिप भी आ गई है। तो ड्रिप के लिए तो और ज्यादा रखने की आवश्यकता है। ड्रिप में ड्रिपर जो है उसका छिद्र जो है और सूक्ष्म होता है, तो वो कभी कभार उस छिद्र के अंदर ड्रिप में जो सब सरफेस ड्रिप हम कहते हैं, पानी जो मिट्टी के अंदर जो सब सरफेस ड्रिप होती है, अगर आपकी दबाव कम हो जाता है, हवा की दबाव कम हो जाता है, उसके अंदर मिट्टी घुस जाता है जी। तो उसी टाइम थोड़ा सा प्रेशर में अगर हम पानी चला देते हैं तो ड्रिप का जो नजल है वो साफ हो जाती है और वो आगे अच्छी तरीके से काम आता है। जी बिल्कुल। देखिए भले ही आपको सुनने में ये बातें जो हैं छोटी लग रही हैं लेकिन बड़े काम की ये बातें हैं क्योंकि इसके जरिए आपकी जो लागत है वो देखिए बच सकती है। अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या कृषि यंत्र में आई, कृषि उपकरण में आई, तो आपका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप सावधानी रखेंगे, सही से देखभाल करेंगे तो ये सारा जो खर्चा है, जो लागत है, काफ़ी हद तक कम रहेगी और आपको इसके ज़रिए, कृषि यंत्रों के ज़रिए जो मुनाफा है वो मिल सकेगा। आगे भी हमारे जो दोनों विषय हैं इस पर आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
माटी से प्रेम की परंपरा है। परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं बारिश के समय में किस तरीके से कृषि यंत्रों का रखरखाव आपको करना चाहिए और आम के बागों में इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं। फिलहाल दर्शक एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। सनोज जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, पहले गुजारिश करेंगे आपसे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद रखें। हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी सनोज जी। हम सनोज सिंह बोल रहे हैं भोजपुर से जी। अरे मेरे आम के बाग में ऐसे लग गया, मगरा लग गया है जो क्या कि डालों को छेद करके सुखवा दे रहा है। क्या समस्या आ रही है आम के बाग में? क्या समस्या आप बता रहे हैं आम के बाग में? वो मंगरा कीड़ा होता है ना जी, वही अंदर मतलब कि डाल को छेद कर करके और आम के पेड़ को सुखवा दे रहा है। जी, डॉक्टर जयपाल क्या सुझाव देना चाहेंगे आप ऐसे में? जी, इनका जो आम का जो पौधा है उसमें तना छेदक नामक कीट लगा है। ये तने के अंदर छेद करके उसमें घुस जाता है जी। तो अगर में मंगरा कीट बोलते हैं बिहार में यहाँ पे। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहला जरूरी है कि जहाँ पे छेद कर रखा है उस छेद को साफ करें। साफ कर जो साइकिल का जो टायर में स्पोक होता है उससे या किसी और तार से अगर ऊपर से छाल हटा करके उसको साफ करेंगे। सबसे पहले साफ करिए और उस छेद में अगर हो सकता है तो स्पोक को अंदर घुसाएंगे तो कीट मर सकता है। लेकिन बहुत बार देखते हैं कि ये ऐसे कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप साफ करें और साफ करके उसके अंदर में इंसेक्टिसाइड आता है जिसको डीडीवीपी जो नुआन के नाम से मिलता है, हालांकि ये बैन हो चुका है। इसकी जगह में स्पाइनोसेट सक्सेस दवा आती है जी। ये दवा को 2 से 3 ml सीरिंज से उस छेद में भर दे जहां पे छेद बना हुआ है। उस छेद से भरने के बाद में ऊपर जो तालाब की चिकनी मिट्टी है उससे छेद को पूरी तरह से बंद कर दे और जहां पे खुला हुआ हिस्सा है उस हिस्से पर ब्लू कॉपर को नीम के तेल में या करंज के तेल में पेस्ट बना करके वहां कर दे, क्योंकि उससे वापस छाल आने में जल्दी छाल वापस आएगी। इससे शायद अभी हमारा जो एक आईसीआर का इंस्टीट्यूट है, आईसीआर का जो बेंगलुरु में IIHR, वहां से एक टेक्नोलॉजी निकली है जिसको सीलर कम हीलर बोलते हैं। वहां पे एटिक पे अगर ये संपर्क करेंगे तो उससे मंगवा सकते हैं। तो मैंने क्रिया बताई है। ऐसा करने के बाद में ये सीलर कम हीलर का जो पेस्ट ऊपर में इनको लेप करना है। उससे क्या होगा कि जो जल्दी से जो तना है वो रिवाइव करेगा। कई बार देखते हैं हम किसानों को सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा करिए, लेकिन उसके बाद में पूरा पौधा मर जाता है। तो इस कीट से नहीं मरे, जो कीट को निकाल करके मार दें और नहीं मार पा रहे हैं तो उसके अंदर दवा भर करके लेप करें और हीलर का लेप करने से पौधा जल्दी से रिवाइव कर जाता है। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए जो समाधान है ये हो सकता है। साथ ही यहाँ डॉक्टर साहब आपसे भी हम जानना चाहेंगे अपने कस्टम हायरिंग सेंटर की बात अगर करें, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ जो कृषि यंत्र हैं वो उपलब्ध तो होते ही हैं किसान को, बल्कि उनका रखरखाव कैसे करना है शायद ये भी जानकारी बेहतर तरीके से दी जाती है किसान को। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि अगर आपको जो रखरखाव के लिए दिक्कतें हो रही है तो कस्टम हायरिंग सेंटर से आप अगर यंत्र का इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कस्टम हायरिंग सेंटर में उन लोगों के पास वो जानकारी भी रहती है जी, और वो आपको ज़रूरत नहीं है हर मशीन अपने पास रखने की, क्योंकि जब आपको किराए भाड़े पर मिल रहा है, क्या ज़रूरत है लागत ज़्यादा लगाने की। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, कस्टम हायरिंग सेंटर आजकल बहुत जगह पर, क्योंकि ये जो केंद्र सरकार की एक पहल है, लगभग हर जिले में कस्टम हायरिंग सेंटर भी बन गया है। और कुछ तो प्राइवेट भी कस्टम हायरिंग सेंटर जो बनाते हैं उनके लिए भी सब्सिडी का, जो एक किसान भाई पूछ रहे थे सब्सिडी का, उसमें भी प्रबंधन है जी। और गांव में जो FPO वगैरह बना के लोग कस्टम हायरिंग सेंटर बनाते हैं। और एक फायदा तो कस्टम हायरिंग सेंटर में ये होता है, तरह तरीके का मशीन होती है,
जी। तो एक किसान को हर मशीन रखने की आवश्यकता नहीं है, तो कस्टम हायरिंग सेंटर से वो मशीन ले, और कस्टम हायरिंग सेंटर वाले वो रखरखाव के बारे में भी जानकारी देते हैं, और अगर कोई किसान भाई वहां ला करके छोड़ भी देता है, वो अपना कस्टम हायरिंग सेंटर में उसको अच्छी तरीके से धुलाई करके उसको रखते हैं। जी। और कस्टम हायरिंग भी जो होती है, दो तरीके का आजकल हम कस्टम हायरिंग सेंटर की बात करते हैं। जी। एक तो जो उबेर टैक्सी मॉडल जो कहते हैं, उबेर मॉडल, टैक्सी मॉडल, उसमें आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ फोन कर दीजिएगा, वो साथ में आ करके वहां से ड्राइवर भी आएगा, यंत्र लाएगा, आपका काम करके जाएगा, उसमें किसान भाइयों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी। दूसरा एक हम बातें करते हैं लाइब्रेरी मॉडल। अगर किसी किसान भाइयों के पास आपके ट्रैक्टर है, ये कृषि यंत्र नहीं है, पर कृषि यंत्र के लिए आप अपने वहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर में फोन कर दिया, उसको हम लाइब्रेरी मॉडल कहते हैं। जी। वहां से जाकर के कृषि यंत्र ले ले, उसको इस्तेमाल करे और फिर आकर के वापस कर दे, और उसमें जो किराया वगैरह लगता है वो वहां जमा करना पड़ता है। उसमें किसान भाइयों को फायदा बहुत होता है और लागत ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो कस्टम हायरिंग का जो पहल है, उसको सब बढ़ चढ़ करके उससे हिस्सा ले, जिसमें आपकी जरूर फायदा होगा किसानी में। जी बिल्कुल, और ख़ासतौर से हम देखते हैं जब ना सिर्फ कस्टम हायरिंग सेंटर बल्कि जो और अन्य विकल्प भी हैं किसानों के पास, क्योंकि जो जितनी ना सिर्फ कृषि यंत्र बल्कि बड़ी बड़ी मशीनरी जो हैं उनकी लागत काफ़ी आती है, तो ऐसे में एफपीओ का विकल्प भी अच्छा है। कस्टम हायरिंग सेंटर के साथ साथ अगर एफपीओ बनाकर किसान अगर लेना चाहें तो एक अच्छा विकल्प हम मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एफपीओ बना करके आजकल किसान ले भी रहे हैं। जी, क्योंकि एक बार कोई भी कृषि यंत्र का जो इस्तेमाल है एक किसान के लिए बहुत ज्यादा दिन का नहीं होती है, तो एक निश्चित समय अवधि के लिए, वो बहुत सीमित समय अवधि के लिए होती है। तो इसीलिए हाथी पालना और उसके लिए खुराक ना दे पाना ये बड़ी मुश्किल होती है। तो मेरा तो यही कहना है, एक किसान अगर एफपीओ बना के एक खरीद ले मशीन, और आसपास जितने भी साथी किसान हैं उनका भी काम कर ले। जी, ये भी एक मॉडल है जो कई जगह पर ये भी लोग अपना इस्तेमाल करते हैं। पहले जैसे एक बैल किसने रख लिया, दूसरे बैल उसके साथ जोड़ के वो खेत जोत लेते थे। अभी क्या है, एक मशीन एक किसान ने खरीद लिया, दूसरे मशीन दूसरे किसान ने खरीद लिया, और सभी को एक साथ मिलजुल करके अगर करते हैं तो उसमें लागत तो बहुत कम आती है। और रही रखरखाव देखभाल की बात है, मैं बार बार यही गुजारिश करूंगा, जो भी अच्छे मैन्युफैक्चरर है वो उसके साथ एक गाइडलाइन देते हैं। जी, एक यूजर मैनुअल देते हैं। अगर हम कार खरीदते हैं, यूजर मैनुअल के हिसाब से हम उसका सर्विसिंग करते हैं, क्यों ना हम कृषि यंत्र, वो भी कुछ कम पैसे में तो नहीं आता, जो ज्यादा महंगी ये होता है कृषि यंत्र होता है, उसको भी उसी तरीके से क्यों ना ले। और मैं तो ये देखा हूँ, जो पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं जो ज्यादा जागरूक है, वो अपना ट्रैक्टर को इस तरीके से रखते हैं जी, जैसे आपकी एसी कार की उनको फीलिंग देता है। और आप आजकल यूट्यूब चैनल वगैरह में देखते होंगे, यानी वो भी अब अलग अलग माध्यम पे जा रहे हैं। हाँ। और अभी जैसे हम देखेंगे जब धान की कटाई जिस तरीके से की जाती है, पुआल की भी, तो वही जो मशीनरी होती है पहले हरियाणा पंजाब में नजर आएगी, तो वही मशीन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश होते हुए किसान की आवश्यकताओं की देखिए पूर्ति करती है। और यही हमारे जो विशेषज्ञ उनका भी ये कहना कि मिलजुल कर हमारा जो लागत है वो काफी हद तक कम हो सकती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर जी नमस्कार। हाँ सर, हम यही पूछना चाहते हैं, जैसे कि कृषि यांत्रिक पर हमको बनिहार के लिए बहुत से दिक्कत होती है, हम चाहते हैं कि उनके लिए हमको जी बहुत अच्छा से टेक्निकल चाहिए कि जो मिनी हमको भी सोनी को नहीं कर सके। जी डॉक्टर साहब, जहाँ तक हम इनका सवाल समझ पाए, जैसे कि अभी मुझे जो समझ में आया है जी, तो किस तरीके से गणेश जी का जो हो सकती है सवाल जो है मेरे समझ में इतना आया है जी, कोई भी कृषि यंत्र चलाने के लिए अच्छे टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता है जी। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी कृषि यंत्र का, आप रखरखाव की तो बात छोड़ लीजिए, उसको चलाने भी ठीक से नहीं हो पाएगी। जी, जैसे अगर आप किसी भी कृषि यंत्र का
अगर एक गति है, अगर वो गति से आप ज्यादा जोर से चलाएंगे उसमें टूट फूट का संभावना होती है। अगर आप धीरे से चलाएंगे उसमें आपका जो फ्यूल कंजप्शन है जो वो ज्यादा होती है, तो आपको फायदा जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जानकारी जरूरी होती है, यानी और मेरा संतुलन जो है उसकी आवश्यकता है। जैसे रोपाई के भी हम यंत्र हम देखते हैं तो जो तमाम जितनी मशीनें उससे जुड़ी हुई हैं, एक बेहतर संतुलन उसमें रहता है जिससे कि अच्छा जो परिणाम है हमें मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहेंगे, जैसे कोई भी मशीन खरीदारी करते हैं उनके साथ साथ वो लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। जी, ट्रेनिंग देते हैं और बार बार हम फिर वही कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में आ रहे हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर में भी ट्रेनिंग दिया जाता है जी, जे आप इस कृषि यंत्र को किस तरीके से लगा सकें, आपकी पावर सोर्स के साथ, जैसे ट्रैक्टर के साथ किस तरीके से जोड़ सकें जी, या अगर आपकी पावर टिलर है उसके साथ किस तरीके से जोड़ सके और कितना गति से उसको चलाना चाहिए जी, और चलाने के बाद फिर उसको ला करके किस तरीके से उसको साफ सफाई करना चाहिए, ये सारी जानकारी देखिए आपको मिल सकती है। और प्रशिक्षण जो है वो काफी महत्वपूर्ण कि आप वो जरूर लें, बहुत जरूरी उसके बाद ही कोई भी मशीनरी हो या कृषि यंत्र हो, उपकरण हो, उसका इस्तेमाल हम करें तभी ये बेहतर हो सकता है। और आपको बता दें ये जानकारी जो आपके निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ जाकर भी आप ले सकते हैं। और लगातार हेलो किसान के माध्यम से भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं, आगे भी जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आप बता दें लगातार हमारे साथ जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी हेलो जी किशोर जी। हाँ सर, वो एग्रीकल्चर विभाग से ट्रैक्टर के लिए सर ऑनलाइन पंजीयन किया था जी। तो सर अभी तक वो उसका लाभ नहीं मिल पाया। अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है? नहीं सर, 1 साल हो गया सर। वो बोलते हैं आए कि नहीं बोलते, वहां से ऊपर से स्कीम में नहीं है बोलते, वो ट्रैक्टर वाली आया नहीं बोलते अभी तक। जी चलिए बिल्कुल। डॉक्टर साहू क्या जानकारी देना चाहेंगे? कभी कभी किसानों के सामने इस तरह की समस्याएं आती हैं, आवश्यकता रहती है लेकिन उपलब्धता जो है वो नहीं हो पाती। आपके जितने भी खरीदारी वाली चीजें हैं, मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ, ये जो राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार की ही अधीन आता है जी। वो लोग मेंटेन करते हैं, रोस्टर मेंटेन करते हैं, उसी हिसाब से वो लोग देते हैं। पर कई किसान भाइयों का जो ये समस्या आता है, हमको ना दे के दूसरे को दिया जाता है,
उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं दे सकते। वो तो आपकी राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वही आपको दे सकते हैं। अगर उसके लिए कोई दिक्कतें आ रही है उसके लिए आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं जो आपको फायदा पहुंचाया होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए ज़रूरी कि आपके जो कृषि अधिकारी हैं आपके क्षेत्र में उनसे भी लगातार आप संपर्क में रहें, कोशिश करें, क्योंकि अब तो हमारे जो प्रणाली है उसमें हम देखते हैं पारदर्शिता है और कोशिश यही होती है कि किसी भी जो किसान हैं उनकी अगर किस तरह की शिकायत है तो वो ना सिर्फ उस पर सुनवाई हो बल्कि जल्दी से उस पर कार्रवाई भी की जाती है। साथ ही यहाँ डॉक्टर जयपाल जानना चाहेंगे आपसे, लगातार आपने हमें जानकारी दी कि किस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं आम के बागों की देखभाल हमें करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो छत्रक प्रबंधन की बात हमारी रह गई थी वो कितनी महत्वपूर्ण है? जैसे हम बात करते छत्रक नियंत्रण की जी, इसमें जो पौधे की जो उम्र है उसके हिसाब से करते हैं। अगर हम पौधे को 2-3 उम्र के हिसाब से बांटते हैं, एक पौधा जो बढ़वा आता है जो 1 से 2 साल का लगाया हुआ है जी, छत्रक नियंत्रण अलग से करना है। जो पौधा फल देना शुरू कर दिया है उसका जो प्रबंधन है अलग से, जो पुराना हो चुका है उसका अलग। क्योंकि ये इसलिए आवश्यक है कि अगर आपका पौधे को आपने ढंग से छत्रक प्रबंधन नहीं है तो उसमें बाद में जाकर के जो अंतःशस्त्रीय क्रियाएं हैं वो बाधित होती हैं और उसके साथ में जो आपको जो उपज है वो अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले अगर हम 1 से 2 साल वाले पौधे पे ध्यान दें तो किसान भाई क्या करते हैं, लगा के पौधा छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही पौधा बढ़ता है तो आपको सबसे पहले 80 सेंटीमीटर तक उसमें कोई डाली नहीं रहनी चाहिए और डाली नहीं रख करके 2-3 ऊपर वाली जो मुख्य मेन शाखा है उनको रखना चाहिए। यानी ये देखिए जो हमारे कृषि कार्य हैं उनमें आसानी हमें होती है अगर हम इसको अपनाते हैं तो। फिलहाल हमारे साथ देखिए लगातार जो दर्शक हैं अलग अलग माध्यमों से हमारे साथ जुड़ते हैं। एक सवाल हमारे पास आया हुआ है शिव कुमार जी का, हरदोई उत्तर प्रदेश से, फेसबुक के माध्यम से, और इनका सवाल है कि जो आम के बाग में पौध से पौध की दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए, क्या जानकारी देंगे डॉक्टर जयपाल? बेहद ज़रूरी कि किस तरीके से देखिए लगातार आपके जो सवाल हैं उनको हम शामिल करते हैं यहाँ पर, और भी कई सवाल हैं जो लगातार हमारे जो दर्शक पूछते हैं, लेकिन जैसा कि अभी डॉक्टर जयपाल हमें बता रहे थे कि एक निश्चित दूरी जो है वो हमें यहाँ पर रखनी चाहिए। और खासतौर से आज के समय में हम सघन बागवानी की बात करते हैं जिससे जो और कृषि कार्य हैं उनमें हमें किसी तरह की बाधा ना हो। अगर आप बहुत ही पास पास पौधों को लगा देंगे तो आने वाले समय में वहाँ आपको और जो कृषि कार्य आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक निश्चित दूरी जो है, एक निश्चित अनुपात जो है वो हमें रखना चाहिए। और फिर जिस तरीके का क्षेत्रफल आपके पास है उसमें कितने पौधे आप लगा रहे हैं उस हिसाब से आप इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आज यहाँ देखिए हमने आपको जानकारी दी किस तरीके से आम के बागों में देखभाल आपको करनी होगी, और ये जानकारी आपके साथ साझा की हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े डॉक्टर जयपाल जी। इसके लिए डॉक्टर जयपाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आज हमारे साथ यहाँ डॉक्टर साहू आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी कृषि यंत्रों के बारे में, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जाना आपने हमारे ना सिर्फ जो कृषि यंत्र हैं उनका रखरखाव कितना ज़रूरी हो जाता है बारिश के इस मौसम में, तो साफ़ सफाई उनकी हम रखें, बेहतर ढंग से उनका रखरखाव करें तो आने वाले समय में उनके ज़रिए और भी जो लाभ है वो हमें मिल सकता है, या हम कह सकते हैं उनकी जो कार्य दक्षता है वो और भी ज़्यादा बेहतर बनी रहेगी जिसका लाभ हमें मिलेगा। अब चलिए हमारे जो विषय रहेंगे अगले सप्ताह सोमवार में उसकी जानकारी आपको हम दे दें। बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की, और साथ ही आपको जानकारी देंगे मूंगफली की फसल में कीट व रोग प्रबंधन के बारे में। तो पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं वो तैयार कर लीजिए, जो विषय हैं हम आपको बता चुके हैं। अब चलिए आपको अलग अलग माध्यम जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com, इस पे आप अपना सवाल सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इनके ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी समस्याएं हैं तो वीडियो बना के भी आप इन हैंडल्स पे हमें टैग कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल को कार्यक्रम में शामिल किया जाए, उसका समाधान जल्द से जल्द हो सके।
साथ ही एक और विकल्प आपके पास है, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइंस खुली हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी जो है वो आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी हेलो किसान के माध्यम से देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।